हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं आज के करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर। आज है 14 जून और 14 जून की जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। बात करते हैं कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं हर दिन आपको बताता हूं कि ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ साथ में ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन भी है। आप वो उनको सबको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके। पीडीएफ कहां से करें, इनको ज्वाइन कहां से करें, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से इनका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहली बात है, सबसे पहले तो बताऊं आपको, आज है 14 जून और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस के रूप में आज का जो दिन है 14 जून का जो दिन है वो मनाया जाता है। समझ में आई बात? इसके बाद देखिएगा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जितने भी दिवस मनाने की घोषणा है वो लगभग संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा करी जाती है, लेकिन जो विश्व रक्तदान दिवस है इसकी घोषणा किसने करी थी? इसकी घोषणा करी थी WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। कब करी थी? तो वर्ष 2004 में इसकी घोषणा करी गई थी। समझ में आई बात? एक बात और समझेंगे कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि रक्तदान दिवस है तो रक्त के प्रति, रक्त के दान करने के प्रति लोगों को उत्साहित करना, प्रेरित करना, जागरूक करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अब इसी दिवस से संबंधित एक दिवस और भी आता है, ये तो है हमारा विश्व रक्तदान दिवस। लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो सेम ऐसा ही प्रश्न, क्योंकि जब एक जैसे प्रश्न होते हैं तो गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर का जो दिन है वो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन विश्व रक्तदान दिवस जो है वो आज के दिन मनाया जाता है। समझ में आई? विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत घोषणा 2004 में करी गई थी, लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो है इसकी शुरुआत 1975 में करी गई थी। तो समझ में आई बात? 1975 के बाद से प्रतिवर्ष भारत देश के द्वारा ये मनाया जा रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है आज का जो दिन है विश्व रक्तदान दिवस, वो पूरे वर्ल्ड के द्वारा मनाया जाता है। तो ये अंतर है दोनों दिवस में। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न अब आप लोगों की स्क्रीन पे है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, सेंटर फॉर डिजिटल है, भारत देश का पहला सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा भारत का जो पहला सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ है ये शुरू किया गया, स्थापित किया गया? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो आंसर होगा सही वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका इस प्रश्न का आंसर सही होगा। बात समझ में आई? समझ में आई तो चलिएगा बात करते हैं। पहले हम चारों ऑप्शन से बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आईआईटी बॉम्बे के बारे में, बॉम्बे सही है इसमें, लेकिन उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे आईआईटी दिल्ली। देखिएगा, आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी। उसके बाद में बात करेंगे 2 प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहले चेयरमैन इसके, दूसरे इसके निदेशक, डायरेक्टर कौन है? तो आईआईटी दिल्ली के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर आर चिदम्बरम, और अगर मैं निदेशक की बात करूं तो डॉक्टर वी राम गोपाल राव। ये दोनों हमने प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आईआईटी बॉम्बे से पढ़ लिया है, दिल्ली से पढ़ लिया है। उसके बाद बात करेंगे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके 2 प्रमुख व्यक्ति, सबसे पहले चेयरमैन कौन है? पवन कुमार गोयनका, और दूसरे निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? तो भास्कर राममूर्ति। ये 2 बातें समझ में आई। उसके बाद ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर, स्थापना कब हुई? 1951 में। उसके बाद 2 प्रमुख व्यक्ति, चेयरमैन कौन है? संजीव गोयनका, और निदेशक कौन है? वीरेंद्र कुमार तिवारी। तो ये सारी बातें जो हैं, ये बातें तो हमने प्रश्न के अलावा एडिशनल सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जानकारी हमने एडिशनल सीखी है। अब बात करते हैं प्रश्न के बारे में। देखिएगा, प्रश्न की व्याख्या बात करेंगे कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भारत का पहला सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ जो है ये स्थापित किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो कोइटा फाउंडेशन
KCDH कोयटा फाउंडेशन की सहायता भी इसमें ली गई है। IIT बॉम्बे ने तो स्थापना करी है इसकी, इसको शुरू किया है, लेकिन IIT बॉम्बे ने सहायता किसकी ली है, हेल्प किसकी ली है, तो कोयटा फाउंडेशन के बारे में। अब कोयटा फाउंडेशन की सहायता ली है तो कोयटा फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिएगा इसकी शॉर्ट फॉर्म है KCDH मतलब कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, इसकी हुई फुल फॉर्म। इसकी स्थापना किस किसने करी थी, तो दो प्रमुख व्यक्ति है, रिजवान कोयटा और रेखा कोयटा। रिजवान कोयटा और रेखा कोयटा दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे कि इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आने के बाद में देखिएगा IIT बॉम्बे के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो IIT बॉम्बे के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। वही सेम दो प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, चेयरमैन कौन है, पवन गोयनका, और दूसरी बात करते हैं सुभाषिष चौधरी कौन है, इसके डायरेक्टर हैं, इसके निदेशक हैं। तो ये सारी जानकारियां जो है, इतनी सारी जानकारियां जो हैं वो मैं पहले प्रश्न से आप लोगों के लिए ले आया हूं। उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर्स सीरीज पसंद आ रही है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। उसके बाद चलिएगा बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है। ये अब जारी तो कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो चार्टर है ये किसके द्वारा जारी किया गया, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसे जारी कर दिया गया है। तो 4 ऑप्शन फिर से आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि किसके द्वारा जारी किया गया। चलिएगा बात करता हूं मैं आपसे। सबसे पहले इसका ऑप्शन डी सही होगा, मतलब कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उनके द्वारा इसको शुरू किया गया, इसको जारी किया गया। समझ में आई बात। समझ में आई तो वही सेम, पहले प्रश्न नहीं, पहले 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है, वे वर्तमान में भारत देश के विदेश मंत्री हैं। समझ में आई बात। उसके बाद देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वे वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। उसके बाद में बात करता हूं निर्मला सीतारमण जो है वो भारत देश की वित्त मंत्री हैं। साथ साथ में कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है उसको भी निर्मला सीतारमण ही संभालती हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बात करूं मैं आपको, तो वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तो ये 4 मंत्रालय भी हमने साथ में प्रश्न के साथ में पढ़ लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपने तैयारियों को अंजाम देना है। चलिएगा बात करता हूं आगे प्रश्न के बारे में चर्चा ये है कि पंचायती राज मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा अब भारत देश का मॉडल पंचायती नागरिक चार्टर जो है ये जारी कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसे किसने मिलकर के तैयार किया है। तो सबसे पहले तो क्योंकि वो जिस मंत्रालय के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये मिलेगा पहली बात। तो क्योंकि वो जिस मंत्रालय से संबंध रखते हैं वो मंत्रालय तो रहेगा ही। तो सबसे पहले तो हमने कह दिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दूसरी बात करी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। समझ में आई होगी बात। अगर आपको समझ में बात आई तो आगे इसके उद्देश्य और इसकी जरूरत बातों को और पढ़ते हैं। जैसे कि जारी करने के प्रमुख उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि जो लोग हैं, लोगों में समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करके, जो आपकी पंचायती सेवाएं प्रदान करी जाती है वो समयबद्ध के समय पर आपको सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा क्या है कि लोगों की जो शिकायतें होती है, जो लोगों की अपनी कंप्लेंट्स होती हैं, उन सभी शिकायतों की सुनवाई करी जा सके और तुरंत उनका निदान भी किया जा सके, दूसरा उद्देश्य है। बात करते हैं कि नागरिक जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद बात करता हूं कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनको सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना। अब आप देखिएगा, अब आप गांव के प्रधान को चुनते हैं। अब वो प्रधान जो है वो अगर आपके गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार डायरेक्ट वही प्रधान होता है। तो यही बात इस चौथी लाइन में कही गई है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन पंचायत के प्रतिनिधियों को अगर गांव में, समाज में, ग्राम कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो वे व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वे व्यक्ति जवाबदेही हैं इसके। समझ में आई ना बात। तो ये सारे रहे इसके उद्देश्य। और एक बात और समझ लीजिएगा कि अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस आएगा 15 अगस्त 2021,
15 अगस्त तक ये जो योजना है इसको लागू करने का, कार्यान्वित करने का भी जो है किया जाएगा, कार्यान्वित भी किया जाएगा, लागू भी करने की कोशिश 15 अगस्त 2021 तक कर दी जाएगी। अब मैं आपको दो बातें, एक आखिरी बात और इसमें लास्ट बता देता हूं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसके प्रमुख संरचना कैसे होती है, तो 3 प्रकार से होती है। सबसे पहली कौन सी होती है, जिला स्तर जो कि जिला परिषद होती है। दूसरी कौन सी होती है, ब्लॉक स्तर पर कौन सी होती है, पंचायत समिति। तीसरी कौन सी होती है, ग्राम स्तर पर कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। तो ये प्रमुख 3 संरचनाएं हैं जो मैं आपको मूल विधि जब पढ़ाना शुरू करूंगा उसमें मैं आपको इन सब का जिक्र अच्छी तरह से करता रहूंगा। तो समझ में आ रही होगी आपको बात, समझ में आई तो ये हमने इस प्रश्न से जानकारियां पढ़ ली है। इस प्रश्न के बाद हमारी स्क्रीन पे आता है आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, चलिएगा, कि ग्लोबल स्किल्स, इंग्लिश में ग्लोबल स्किल्स या हिंदी में इसको कहते हैं वैश्विक कौशल। तो ग्लोबल स्किल्स कहे या वैश्विक कौशल कहे, ये रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है। 2021 की जो रिपोर्ट है ये जारी कर दी गई है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इस रिपोर्ट में जब भी कोई सूचकांक हो, जब भी कोई रिपोर्ट हो, तो हमने जो सबसे पहले समझना है वो ये समझना है कि उसमें सबसे पहले कौन रहा, दूसरी भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़नी है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि भारत देश का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत देश का जो स्थान रहा है वो रहा है 67, यानी कि भारत इस रिपोर्ट में, वैश्विक कौशल रिपोर्ट में 2021 में 67 नंबर पर रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई तो चलिएगा फटाफट से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे थे वही ऑप्शन में लिखे हुए। तो चलिएगा, तो भारत का स्थान रहा इसमें 67, समझ में आया। पहले स्थान पर कौन सा रहा, स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, लग्जमबर्ग। तीसरे स्थान पर कौन सा रहा, ऑस्ट्रिया। तो ये हमने शीर्ष 3 के बारे में पढ़ लिया है, शीर्ष 3 रहे, और साथ में भारत का स्थान भी इसमें पढ़ लिया है। अब इसमें 2 श्रेणियों के बारे में मैं आपसे और चर्चा करता हूं। जैसे अगर व्यापार की बात करी जाए, भारत देश के व्यापार की बात करी जाए, तो व्यापार में भारत का कौन सा स्थान रहा, 55वां स्थान रहा। अगर आपसे प्रौद्योगिकी, साथ साथ में डेटा विज्ञान, यानी कि पहला व्यापार, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा डेटा व्यापार, 3 श्रेणियों में अलग अलग पढ़ेंगे। व्यापार की श्रेणी में 55वां, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों की श्रेणी में भारत का 66वां रहा स्थान। और अगर हम कुल स्थान पूछे, यानी कि मिलाकर के स्थान पूछे, तो भारत का कौन सा स्थान रहा, 67वां स्थान रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी चर्चा इसके ऊपर और भी करने वाला हूं। चलिएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं, भारतीय, अगर विश्व स्तर पर बात करी जाए कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो सबसे तेज गति से ऑनलाइन सीखने को अपनाती है। कि भारत की जो महिलाएं हैं वो विश्व में सबसे तेज गति से ऑनलाइन से कुछ सीखने की बातों को अपनाती है। समझ में आई बात। उसके बाद में देखिएगा, इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं कि रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो कोर्सेरा जो है, यानी कि COURSERA, कोर्सेरा के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। अगर कोर्सेरा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूं तो इसके सीईओ कौन है, जेफ मैगियोन कोल्डा जो है वे इसके सीईओ है। सीईओ के बारे में अनेक बार बताता हूं कि सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको कहें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसका मुख्यालय कहां है, तो कोर्सेरा का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया कहां है, तो कैलिफोर्निया है अमेरिका में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने यहां से लेके आता हूं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि देखिएगा, भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, इसके बारे में प्रश्न आया है कि जो ICRA है इसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है। भारत देश की जो जीडीपी है, इस जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है। तो चलिएगा मैं बात करता हूं आपसे। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना कि भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान कितना लगाया गया है। तो भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान 8.5% वृद्धि का लगाया है। किसने, ये अनुमान लगाया ICRA ने। लेकिन
लेकिन आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 12% भी किसी ने लगाया है, 11% भी किसी ने लगाया है, 12.6% वृद्धि का अनुमान भी किसी रेटिंग एजेंसी ने लगाया है। मैं बात करता हूं कौन कौन सी रेटिंग एजेंसी रही है जिन्होंने ये जो लगाया है अनुमान, बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले तो 12% वृद्धि का अनुमान किसने लगाया? सिटी रिसर्च एजेंसी ने। दूसरा है 11% का अनुमान किसने लगाया? जेपी मॉर्गन रेटिंग एजेंसी ने। 8.5% का अभी बताया आईसीआरए ने लगाया, इसके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा मैं। उससे पहले देख लीजिएगा 12.6% का वृद्धि का लगाया, वो लगाया गया है नोमुरा के द्वारा। तो समझ में आई? 4 प्रश्न आपके यहां से तैयार होते हैं, 4 प्रश्न आपके तैयार हुए। अब हम पहले इसी प्रश्न पे लौट आते हैं। चलिएगा, अभी कहा गया कि आईसीआरए ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका अनुमान 8.5% वृद्धि का लगाया है। लेकिन आईसीआरए क्या है? आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है जो इसने अनुमान लगाया है, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूं, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में एक फुल फॉर्म का प्रश्न जो है वो भी जरूर आता है। तो चलिएगा, मैं बताता हूं आपको कि इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो है इसकी फुल फॉर्म। बात करूं इसका जो स्वामित्व है, जो इसकी जो मात्र कंपनी है वो कौन सी है? ये मूडीज कॉर्पोरेशन जो है, मूडीज कॉर्पोरेशन जो है उसके पास इसका स्वामित्व है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इन दोनों की जो स्वामित्व वाली कंपनी है वो तो फेसबुक है। आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे तुरंत फेसबुक लिखा आता है, क्योंकि ये सारी कंपनियों जो हैं पहले अलग अलग थी लेकिन अब खरीद ली है फेसबुक ने। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ है, जिसकी स्थापना 1991 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? नई, भारत के मुख्यालय की बात हो रही है। इसका भारत का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और सीईओ की बात करूं तो एन शिवरामन जो है, एन शिवरामन जो है, रमन कहे या रामन कहे, एन शिवरामन जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। तो ये पूरी जानकारी इस प्रश्न से मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। तो चलिएगा, बात करते हैं 5वें प्रश्न के। 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न कहता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है इसके अंशकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक का पहले मतलब समझ लीजिएगा कि पूर्णकालिक होता है एक अंशकालिक। पूर्णकालिक मतलब कि पूरे समय तक, जब तक वो रिटायर होगा, जब तक। अंशकालिक का मतलब है कि अभी तक ये फिक्स नहीं किया है कि वो पूरे समय तक रहेगा, कुछ समय सीमा दे दी जाती है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक वो इसके अध्यक्ष पद पर रहेंगे। तो ये बात समझ में आई। अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो बताइएगा, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति उनके अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कर दी गई? तो यहां से देखिएगा, जीसी चतुर्वेदी जो है, यानी कि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है, वे अब अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं आईसीआईसीआई के। लेकिन इससे फिर से बना दिया गया, पहले भी थे, अभी दोबारा से उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, ये चारों भी इंपॉर्टेंट नाम है, चारों प्रश्न सीखने के हैं। बात करेंगे दिनेश कुमार खारा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है? डीके खारा। डीके खारा मतलब दिनेश कुमार खारा। बात करता हूं आपसे टीएन मनोहरन, कौन है? केनरा बैंक के कौन अध्यक्ष? केनरा बैंक के जो अध्यक्ष वे हैं टीएन मनोहरन। और अंत में बात करता हूं अंतिम कि एसएस मल्लिकार्जुन कौन है? वे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आप ध्यान रखिएगा, नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके हर एग्जाम के लिए। एग्जाम में नियुक्तियों के 2 से 3 प्रश्न आपके रखे मिलेंगे, जहां जीएस होगा या आप मेंस एग्जाम देते हैं वहां नियुक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आई बात? चलिएगा, अब बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वे आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। उनकी नियुक्ति जो है किनके द्वारा करी गई? तो मैं बार बार आपसे बताता हूं, जब भी किसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होती है, मैं हर बार आपको बताता हूं कि ये नियुक्तियां जो है वो आरबीआई के द्वारा करी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाती है। कितने साल के लिए करे गए हैं? तो वे 3 साल के लिए करे गए हैं और उनका जो कार्यकाल है वो 1 जुलाई 2021 से, मतलब अब जून चल रहा है, 15 दिन बाद, मात्र 15 दिन बाद जो है उनका कार्यकाल शुरू कर दिया जाएगा। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी के बारे में अगर थोड़ी बातें पढ़ना चाहें
तो वे 1977 बैच के जो उत्तर प्रदेश कैडर है, उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। समझ में आई बात? समझ में आए तो चलिएगा आगे कि इससे पहले वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। और एक बात आपसे पूछता हूं मैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी बताया था धर्मेंद्र प्रधान। समझ लीजिएगा। वर्तमान में अगर मैं बात करूं आपसे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष भी हैं। भी है का मतलब क्या है कि अब वो आईसीआईसीआई के तो अंशकालिक अध्यक्ष हैं ही, साथ साथ में वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष भी इसके साथ साथ में ही रहेंगे। उसके बाद में प्रश्न हमारा समाप्त नहीं होता है, बल्कि हमने तो अभी तक आईसीआईसीआई के बारे में नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इनके बारे में पढ़ा कहां है? तो देखिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई की हुई फुल फॉर्म। ये समझ में आई बात, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती है, जिसकी स्थापना वो 5 जनवरी 1994 में करी गई थी। कॉर्पोरेट कार्यालय कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। और टैगलाइन क्या है कि हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी है टैगलाइन। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई तो देखिएगा, हमारे आज के 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 5 प्रश्न कंप्लीट हुए, मतलब अब हमारा क्या आएगा? अब हमारा आएगा आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। आज का प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस कंपनी के अब ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपने बिल्कुल सटीक जवाब जो है वो अपना कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कमेंट में आपने अपना जो सही जवाब है वो बताना है। जिसके बाद में आपसे बता देता हूं कि हमारा कल का प्रश्न मैंने आपसे क्या पूछा था कि पिछले प्रश्न का उत्तर अब आप लोगों के सामने है कि यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख कौन बने हैं? के नागराज नायडू। बिल्कुल सही जवाब आया कि के नागराज नायडू जो है वे अब इसके प्रमुख बने हैं, यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं। तो समझ में आई होगी बात? समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। छठा प्रश्न है कि पेबैक इंडिया जो है इसका अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? अधिग्रहण का मतलब है कि इस कंपनी के शेयर जो है वो अब कौन सी कंपनी ने खरीद ली है, पूरी तरह से इसको अधिग्रहित कर लिया गया है। समझ में आई बात? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे आपकी व्हाट्सएप है, इसका अधिग्रहण जो है वो अब फेसबुक ने कर लिया गया था कि अब इसके सारे अधिकार जो हैं वो सारे के सारे फेसबुक के पास है। तो ऐसे ही मैंने आपसे पूछा है आज का प्रश्न कि पेबैक इंडिया जो है इसका अधिग्रहण कौन सी कंपनी ने कर लिया है? चारों के चारों डिजिटल पेमेंट करने वाली कंपनियां हैं। यहां से मैं आपसे बताता हूं कि भारत पे जो डिजिटल है इसके द्वारा अब इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। समझ में आई बात? समझ में आई बात तो चलिएगा बात करता हूं आगे है पहले ऑप्शन की तरफ चर्चा करेंगे। भारत पे ने तो उसका अधिग्रहण कर लिया पेबैक का। पेबैक जो है इसका अधिग्रहण जो है वो अब कर लिया गया भारत पे के द्वारा। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो फोन पे है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में भारत पे की स्थापना, फोन पे की स्थापना करी गई थी। अब उसके बाद संस्थापक कौन है और सीईओ कौन है? तो समीर निगम ने इसकी स्थापना भी करी थी, साथ साथ में वर्तमान में वे इसके सीईओ भी हैं। और पेटीएम आप देखिएगा अगस्त 2010 में स्थापना करी गई थी। सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा जो है वे पेटीएम के कौन है? सीईओ है। और एक और है गूगल पे की स्थापना, एंड्रॉइड वर्जन जो है इसका एंड्रॉइड वर्जन 2015 में आया था, लेकिन 2018 में इसका वर्तमान गूगल पे का जो वर्जन था वो आ गया था। ठीक है, तो 2015 में एंड्रॉइड वर्जन, वास्तविक नाम परिवर्तित करके इसका गूगल पे 2018 में कर दिया गया था। एक आखिरी प्रश्न कि गूगल पे जो है ये किसके अधीन कंपनी है? ये तो गूगल के अधीन है, गूगल के अधीन ब्रांच है। और ब्रांच है तो हम मेन ब्रांच गूगल के बारे में बात करते हैं। सुंदर पिचाई जो हैं वे गूगल पे के कौन है? इसके सीईओ हैं। तो समझ में आई बात? इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिएगा अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं
कि पे बैक का अधिग्रहण किसने कर लिया? भारत पे ने कर लिया। भारत पे का ये पहला अधिग्रहण है, ध्यान रखिएगा कि जो भारत पे कंपनी है इसका पहला अधिग्रहण है, इससे पहले इस कंपनी ने कोई भी अधिग्रहण नहीं किया था। समझ में आई बात? समझ में आई तो देखिएगा अब इसके 100% हिस्सेदारी जो है, उस 100% हिस्सेदारी है उसको दो भागों में बांट दिया। 90% जो हिस्सेदारी है वो तो किसने ले ली है? भारत पे ने। लेकिन जो बाकी 10% हिस्सेदारी है, 100 में से 100 को दो हिस्सों में बांट दिया, 90% तो ले लिया है भारत पे ने। साथ साथ में जो 10% हिस्सा है वो किसने ले लिया है? वो ले लिया है आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड ने। आईसीआईसीआई के अधीन ये कंपनी है जिसने इसका 10% हिस्सेदारी जो है वो ले ली है। तो समझ में आई होगी, यहां तक बात समझ में आई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं बात करता हूं पेबैक इंडिया की अभी अधिग्रहण कर लिया गया, तो इसके बारे में मैं बात करता हूं आपसे। देखिएगा इसको 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसके प्रबंध निधि इससे पहले अभी तक अधिग्रहण कर लिया गया है। तो इसके प्रबंध निदेशक कहूं या मैनेजिंग डायरेक्टर कहूं वो है प्रमोद सावंत, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रजीश राघवन। रजीश राघवन जो है वे इसके वर्तमान में सीईओ थे। अब मैं बात करता हूं कि भारत पे ने अधिग्रहण कर लिया भाई, 90% हिस्सेदारी जो है वो तो भारत पे ने अधिग्रहित कर ली गई। अब भारत पे ने कर ली है तो देखिएगा स्थापना कब हुई थी भारत पे की? 2018 में। पेबैक 2010 में, लेकिन भारत पे कब हुआ था? 2018 में किया गया था। सह संस्थापक कौन है? यानी कि संस्थापना करने वाले सदस्य में भी और सीईओ भी इसके कौन है? अश्नीर ग्रोवर। और एक आखिरी बात ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो समझ में आई होगी बात? समझ में आई। चलिएगा बात करते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे आता है 7वां प्रश्न क्या कहता है? और 7वां प्रश्न कहता है कि ताइक्वांडो में टोक्यो पैरालंपिक, जो टोक्यो पैरालंपिक खेल होने वाले हैं, बात करूंगा अभी उस पर में कि टोक्यो पैरालंपिक खेल जो होने वाले हैं उनके लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऐसी भारतीय पहली महिला जिसने जो टोक्यो पैरालंपिक खेल होंगे उनके लिए पहली महिला जिसने की क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों को हर प्रश्न में मिलते हैं। यहां से आपका जो आंसर होगा वो होगा अरुण तंवर। अरुणा तंवर जो है वो इस प्रश्न का आपका आंसर एकदम सटीक रहेगा, एकदम सही रहेगा। बात कर लेता हूं इसके बारे में कि जो 4 महिलाएं लिखी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं मैं आपको। देखिएगा सबसे पहले लिखा है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है वो कुश्ती में, रेसलिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जिसने कि ओलंपिक 2016 में 58 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। हरियाणा से बिलोंग करती है। उसके बाद में बात करता हूं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बैडमिंटन देखो, ये कुश्ती में जीतने वाली साक्षी मलिक कब जीता? 2016 में। कितने किलोग्राम वर्ग में? 58 में। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 4 प्रश्न आपके यहां से तैयार हुए। सेम ऐसे यहां से साइना नेहवाल कौन से खेल में जीता? बैडमिंटन में जीता, भारतीय पहली महिला बनी। उसके बाद कौन से ओलंपिक में जीता? 2012 के ओलंपिक में जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। समझ में आई? सेम कर्णम मल्लेश्वरी से बनेगा कि ओलंपिक में किसी भी खेल से ओलंपिक में, जो ओलंपिक के इतिहास में जो पहली महिला जिसने की ओलंपिक में पदक जीता था, पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो 2 प्रश्न तैयार हुए कि भारत की पहली, उसके बाद कौन से खेल में? तो ये भारोत्तोलन में थी। भारोत्तोलन मतलब जो वजन उठाने वाला जो गेम है उसमें। उसके बाद कौन से खेल में जीती थी? 2000 में जीती थी, सिडनी ओलंपिक में जीती थी। ठीक है, कौन से किलोग्राम वर्ग में? तो 69 किलोग्राम वर्ग में जीता था। कौन सा पदक जीता था? तो ये देखिएगा तीनों का ही कांस्य पदक है। तीनों का ही कौन सा पदक है? कांस्य पदक है। समझ में आई बात? और एक बात और समझ लीजिएगा कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है इनसे पहले पीटी उषा भी जीत सकती थी, लेकिन वो फाइनल में क्वालिफाई करते करते जरा से पॉइंट से रह गई थी। ठीक है, पीटी उषा भी हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला। बात करता हूं इस प्रश्न के बारे में कि अरुणा तंवर जो है वे पहली महिला बनी है जिसने कि क्वालिफाई कर लिया है। और अगर अरुणा तंवर की बात करें तो वे 5 बार वे राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। बात करते हैं कि कौन से वर्ग में खेलती हैं? तो अंडर 49 का मतलब है
कि जो 49 किलो वर्ग में जीत खेलती हैं वो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि वे अगर 49 श्रेणी में बात करी जाए तो वे विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड कौन से स्थान पर है, 4th रैंक है उनकी, ठीक है। आइएगा बात करता हूं कि अब ये टोक्यो ओलंपिक कहां, टोक्यो पैरालंपिक जो है, इन खेलों का आयोजन कब होगा, तो इन खेलों का आयोजन 2 महीने बाद 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन होने वाला है। और ये ना पूछेगा कि कहां पर होगा, क्यों, क्योंकि नाम ही लिखा है टोक्यो। टोक्यो कहां की राजधानी है, जापान की, तो जापान की राजधानी में होने वाले। कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दिमाग में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहीं से आपने सीख लेना है, ठीक है। आइएगा इसके बाद प्रश्न नंबर 8 के होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। अब मैं आपको पहले याद दिलाता हूं कि आप एग्जाम देने बैठते हैं, आपके एग्जाम में आता है सिंपल सा कि एक प्रश्न पुस्तक से लिखा आता है कि ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक किसने लिखी, ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमने कवर कर लेना है, ध्यान रखिएगा। होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन बने, तो यहां से आप लोगों के 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 4। यहां से मैं आपसे कहता हूं कि अमर्त्य सेन के द्वारा ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है। बात करता हूं कि चारों की, अब 4 हमने राइटर्स का नाम लिखा है, तो चारों की एक एक पुस्तकें पढ़ लेते जो हाल ही में रिलीज हुई है। हाल ही में मतलब कि 2021 के आसपास ही जो रिलीज हुई है, जो हाल ही की घटना, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको केवल हाल ही की घटनाएं बताऊंगा, 2 महीने 3 महीने 1 महीने पुरानी, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो रूपा पुरुषोत्तम की जो पुस्तक आई थी उसका नाम था ब्रिजिटल नेशन। उसके बाद जीडी बख्शी की पुस्तक का नाम था सरस्वती सिविलाइजेशन। और दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की पुस्तक का नाम था गांधी इन चंपारण। ये सारी पुस्तकें मैं आपको, अगर आप फीडबैक में जाएंगे पिछली करंट अफेयर्स की देखेंगे तो वहां भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, रिवाइंड कर दिया गया है, क्योंकि आप बार बार दोहराते नहीं है तो उससे आप भूल जाते हैं, तो मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं लेखक के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं अमर्त्य सेन के बारे में। तो देखिएगा, अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल पहले भारतीय नहीं थे, वे पहले एशियाई व्यक्ति भी थे, क्योंकि एशिया के पहले आदमी, पहले व्यक्ति जिसने की अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था। समझ में आई बात। उसके अलावा 2-3 पुरस्कार उनके और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, कि 1998 में उन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1999 में नोबेल पुरस्कार के अगले ही साल उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न जो पुरस्कार है भारत देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है, जो उन्हें कब दिया गया, 1999 में दिया गया था। 2012 में उन्हें अमेरिका का राष्ट्रीय मानविकी पदक प्रदान किया गया था। और फ्रांस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जैसा कि भारत का भारत रत्न है, ऐसे ही फ्रांस का 2013 में के लीजन ऑफ ऑनर, ये उन्हें 2013 में प्रदान किया गया था। समझ में आया ना। इतने सारे पुरस्कार हमने किनके बारे में पढ़ लिए हैं, अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ लिए। तो ऐसे ही आपने भी एक एक प्रश्न को तैयार करना है। समझ में आई बात। चलिएगा प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, कि चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वे अब कौन बने हैं, किसके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, अब बने हैं संजय यादव। संजय यादव से ध्यान रखिएगा, संजय यादव तो शायद पहले भी थे, बात करते हैं उनके बारे में भी, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें समझ लीजिएगा कि ये चारों व्यक्ति ही मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन कौन से के हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे धीरूभाई नारायण भाई पटेल। धीरूभाई नारायण भाई पटेल, यानी कि इसको कहते हैं DN पटेल, धीरूभाई नारायण भाई पटेल। दिल्ली हाई कोर्ट के कौन है, चीफ जस्टिस है, ठीक है। रविशंकर झा कौन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद में दीपांकर दत्ता कौन है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो कि इसको वर्तमान में नाम परिवर्तित मुंबई हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस हैं। तो ये चारों ही चीफ जस्टिस हैं। समझ में आ रही है ना बात, कि चारों ही आपके चीफ जस्टिस हैं। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं उनके बारे में, संजय यादव के बारे में। देखिएगा, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ भारत देश का राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। तो उनके द्वारा अब न्यायमूर्ति संजय
यादव की नियुक्ति जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में कर दी गई है। अगर मैं बात करूं उनके बारे में, क्योंकि मैंने आपसे पहले प्रश्न बताया था ये कि 14 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2021 से वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब उन्हें कार्यवाहक से पदोन्नत कर करके उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और इससे पहले वे मध्य प्रदेश के उप अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। समझ में आई बात? इतनी सारी बातें मैं आपको हर दिन पढ़ाता हूं, ठीक है ना। आपने कमेंट जरूर करना कि ये करंट अफेयर्स की सीरीज है ये कैसी है, आपने कमेंट जरूर करना है, साथ साथ में प्रश्नों का आंसर जरूर लगाना है, ठीक है। देखिएगा अब इलाहाबाद हाईकोर्ट, यहां से अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी थोड़ी सी जानकारी ये बची है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। इसकी नियुक्ति तो उस समय उत्तर प्रदेश प्रांत के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए करी गई थी, लेकिन 11 मार्च 1919 से इलाहाबाद हाईकोर्ट की नियुक्ति जो है वो मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूप में बदल दिया गया था। अब 1919 में हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट, लेकिन इससे पहले कौन कौन से थे? या 1866 से पहले भारत में कितने हाई कोर्ट थे? तो इससे पहले 3 और भी थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट जो कि 1 जुलाई 1862 में सबसे पहला पुराना है। उसके बाद बॉम्बे हाई उच्च न्यायालय जो कि 14 अगस्त 1862 में हुआ था। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट जो कि 15 अगस्त 1862 में स्थापित किया गया था। और इन 3 के बाद में जो चौथे नंबर का आता है वो आता है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ में आई ना बातें? समझ में आई ना? समझ में आई तो चलिएगा आज के अगले प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी जो है वो कौन से शहर के द्वारा करी जाएगी? देखिएगा 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। आपसे मैंने पूछा है शहर, आपसे शहर पूछा जाए तो कौन सा करना है? पटियाला। अगर यहां पर शहर ना आए, यहां पर आ जाए राज्य, तो राज्य में कौन सा करेंगे? क्योंकि पटियाला कौन से राज्य में है? पटियाला है आपका पंजाब राज्य में। कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में। तो आप कौन सा कर देंगे? पंजाब कर देंगे। समझ में आई ना बात? समझ में आई तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से संस्थान में करा जाएगा, तो राष्ट्रीय खेल संस्थान में। समझ में आई? 2-3 प्रश्न बन सकते हैं यहां से। अब इसकी मेजबानी कब करी जाएगी? तो आयोजन इसका 21 जून को होगा। घोषणा किसने करी? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? आदिले सुमारीवाला जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो मैंने आपको आज की करंट अफेयर से बता दी है। तो इस प्रकार से आपकी आज की करंट अफेयर समाप्त हुई। मेरे हिसाब से आपकी करंट अफेयर्स की जो सीरीज है बहुत ही अच्छी चल रही है। आपके हिसाब से कैसी है आपने कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम हर दिन ऐसे ही करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।